नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। राज्याचे मुख्य सचिव देखील आहेत आणि भेट ही अधिकृत होती। येण्याचं कारण आपल्याला सर्वांना माहिती होतं। राज्याचे जे काही प्रमुख विषय आहेत त्या विषयाची सूची सुद्धा माझ्या हातात आहे की कोणत्या विषयावरती, कोणत्या विषयासाठी आम्ही त्यांना भेटलो, त्यांच्याबरोबर व्यवस्थित चर्चा झालेली आहे आणि सर्व विषय त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने ऐकून घेतले। त्याबद्दल विस्तृत पत्र सुद्धा आम्ही दिलेली आहेत प्रत्येक विषयाची आणि त्यांच्याकडनं आम्हाला अपेक्षा आहे की राज्याचे जे विषय आम्ही त्यांच्याकडे मांडलेले आहेत त्यांनी स्वतः आम्हाला सांगितले की मी माहिती घेतो, नक्की माहिती घेतो आणि लक्ष घालतो। आम्हाला जे विषय आम्ही त्यांच्याकडे मांडलेले आहेत ते सकारात्मक पद्धतीने ते सोडवतील अशी अपेक्षा आहे, विश्वास आहे। आता हे विषय कोणते कोणते त्याची मी केवळ एक सूची वाचतो। अधिक माहिती पाहिजे तर त्या विषयाची माझ्यासोबत माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय आहेत, अशोकराव सुद्धा आहेत, मुख्य सचिव देखील आहेत। तर ही या विषयाची सूची मी आपल्याला सांगतो। एक तर सर्वांना कल्पना आहे की राज्यामध्ये जे संवेदनशील विषय आहेत त्याच्यामध्ये एक विषय नक्कीच मराठा आरक्षणाचा आहे, ज्याच्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे आणि त्याबद्दल आणखीन आपल्याला माहिती असेल तर अशोकराव सांगतीलच। तसाच दुसरा एक महत्त्वाचा विषय आहे तो इतर मागासवर्गीयांचं पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण, त्याहीबद्दल एक कोर्टाचा निर्णय लागलेला आहे। त्याहीबद्दल ओबीसी को लेकर जिस तरीके से ओबीसी के आरक्षण को लेकर के एक फैसला हुआ है, वो भी एक महत्वपूर्ण बात थी। नंतरचा एक आहे तो मागासवर्गीयांचे बढतीमधील आरक्षण, हा एक विषय आहे। नंतर चौथा विषय जो आहे तो म्हणजे मेट्रो कार शेडसाठी कांजूर मार्ग येथील जागेची उपलब्धता। चार महत्वपूर्ण विषय थे जिसमें चौथा विषय मेट्रो कार शेड कांजूर मार्ग में बनाने को लेकर भी एक विषय था। याच्यासाठी सुद्धा आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे। जीएसटी जल्दी से जल्दी वापस किया जाए, उसको लेकर भी हमने प्रधानमंत्री से बात की। पीक कर्ज जसं असतं तसं पीक विमा, त्या विम्याबद्दल ज्या काही अटीतटी शर्ती आहेत आपल्याला कल्पना असेल की महाराष्ट्रामध्ये बीड मॉडेल एक आम्ही केलेलं आहे, बीडचं मॉडेल। त्या अनुषंगाने त्याही सूचना आम्ही त्यांना सांगितले की फसल बीमा को लेकर भी बहुत सारी शर्तें हैं, उन शर्तों को थोड़ा सा शिथिल करके बीड की तर्ज पर ही पूरे महाराष्ट्र भर में फसल बीमा योजना शुरू करने को लेकर महत्त्वाचा विषय जो मी किंवा आम्ही मुंबईमध्ये बोललेलो आहोत आणि तिथून सुद्धा त्यांना विनंती केली होती ती आज प्रत्यक्ष भेटून केली। गेले काही वर्ष आपल्याला म्हणजे महाराष्ट्राला जो किनारपट्टीचा भाग आहे तिथे चक्रीवादळं ही येऊन आदळतायत। एक 8-15 बात यह है कि महाराष्ट्र के समुद्री किनारों पर चक्रवाती तूफान लगातार आ रहे हैं पिछले कई समय से। तर अशा वेळेला जी मदत असते त्या मदतीचे निकष हे आता जुने झालेले आहेत। एनडीआरएफ चे जे असतात नॉर्म ते बदल, जो मदद लोगों को मिलनी चाहिए उसको लेकर जो पहले से एनडीआरएफ का तय किया गया है रेट, वो बहुत पुराना हो गया है और अब उसमें बदलले गेले पाहिजे। कहीं न कहीं बदलाव की जरूरत है। एनडीआरएफ के जो निष्कर्ष है उसमें बदलाव की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोग हैं उनको मदद मिल सके। आणि आणखीन एक महत्त्वाचा विषय जो और एक महत्वपूर्ण विषय है, दिवस असतात, पर्यावरण दिन असतो, आणखीन काही दिन असतो, तसं आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की एक मराठी भाषा दिन असतो। तो मराठी भाषा दिन आल्यानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला पाहिजे अशी मराठी भाषा को अभिजात्य वर्ग का दर्जा मिलना चाहिए, उसको लेकर के भी हमने केंद्र सरकार से में जो फाइल प्रलंबित है उसको लेकर प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि उसे जल्दी से जल्दी
देण्याबद्दल मराठी भाषा को अभिजात्य भाषा का दर्जा मिले और उस दर्जा को लेकर के भी हमने प्रधानमंत्री से बातचीत की है। सांगितलेले की मी याच्यात नक्की माहिती घेतो आणि लक्ष घालतो। तर आम्हाला आशा आहे, अपेक्षा आहे आणि विश्वास आहे की लवकरात लवकर मुझे अपेक्षा और विश्वास है सकारात्मक इन सारे मुद्दों को लेकर सकारात्मक बातचीत होगी और इससे सकारात्मक कुछ न कुछ फैसला सामने आएगा। प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे कुछ न कुछ फैसला करेंगे। मुख्य सचिव, सन्माननीय खासदार, मीडियाचे, इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाचे सर्व सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विचार केल्याप्रमाणे अनेक महाराष्ट्राच्या अनेक महत्वाच्या विषयावर या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही सन्माननीय प्रधानमंत्र्यांची चर्चा केली आणि मराठा संदर्भामध्ये मराठा आंदोलन कई जगहों पर महाराष्ट्र में फिर से शुरू होने के कगार पर है। मुख्यमंत्री ने जैसे बताया कि उसको महत्वपूर्ण विषय था। मार्च 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया और उसमें मराठा वर्ग को दिया गया आरक्षण रद्द कर दिया और उसका सारा पावर केंद्र सरकार के पास होने की बात कही। SC-BCचे आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्यांना आता राहिलेला नाही। कुठल्याही राज्यांना मराठा आरक्षण के लिए बनाई गई एक नई कैटेगरी को आरक्षण देने का अधिकार महाराष्ट्र या राज्य को नहीं है बल्कि केंद्र को है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। आता राज्यांना घेता येणार नाही। आणि दुसरं म्हणजे इंदिरा साहनीची जी मागची केस लॉ तो लक्षात घेतला तर 50% आरक्षणाची मर्यादाही पार करता येणार नाही। हा दोन महत्वाचे विषय। आता 50% आरक्षण को लेकर जो एक कैटेगरी है उसमें महाराष्ट्र नहीं बैठता है। सुप्रीम कोर्टच्या प्रामुख्याने हे समोर आलेले आहे। त्या पार्श्वभूमीवर और इन सारे मुद्दों को लेकर हमने प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। रिव्ह्यू पिटिशन केंद्राने जे दाखल केलेलं आहे सुप्रीम कोर्टामध्ये, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो दाखिल किया है केवळ राज्यांना अधिकार बहाल करण्यासंदर्भातला विषय हा तेवढा कामाचा नाही। राज्यांना अधिकार असले पाहिजेत, राज्यांना एखाद्या समाजाला बॅकवर्ड ठरवणारे इतपत अधिकार असले पाहिजेत त्यात आमची दुमत नाहीच आहे। परंतु फक्त अधिकार प्रदान करून ते होणार नाही। जोपर्यंत 50% आरक्षणाची मर्यादा की जोपर्यंत शिथिल करण्यात येत नाही, काढून टाकण्यात येत नाही, तोपर्यंत राज्याला अधिकार देऊन सुद्धा हा आरक्षणाचा मुद्दा मागे लागणार नाही। हा प्रामुख्याने आम्ही त्यांना सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से राज्य सरकार को अधिकार देने को लेकर केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली है और इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार अपना पक्ष रखने जा रहा है, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार अपना पक्ष रखकर और राज्यों को अधिकार देकर कोई मतलब नहीं है। जब तक कि 50% के आरक्षण का जो एक कैप है उसको नहीं हटाया जाए, क्योंकि उस कैप को अगर आप नहीं हटाएंगे तो राज्य को अधिकार देकर भी कोई फायदा नहीं होगा। शासनाची भूमिका आहेच, परंतु हे करत असताना आम्हाला विनंती एवढीच करायची की आम्हाला अधिकार द्या। आम्ही हे निर्णय राज्याला घटना दुरुस्ती संदर्भातली किंवा जी काही झाल्यानंतर जो पेर निर्माण झालेला आहे त्या संदर्भातली पुढची पावलं ही केंद्राने उचलावी। परंतु हे करत असताना आम्हाला अधिकार देत असताना 50% मर्यादा शिथिल करण्यात यावी। हमने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि हमें यानी राज्यों को अधिकार दीजिए, लेकिन जो 50% की कैप लगाई हुई है आरक्षण की, उस आरक्षण की कैप को भी हटाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आरक्षण की कैप नहीं हटेगी तब तक अधिकार देकर भी कोई फायदा नहीं होता। मराठा समाजात मुक्ती नाही, ओबीसीचा तोच मुद्दा आहे। ओबीसीचा मुद्दा तर मराठा समाज का भी वही मुद्दा है, ओबीसी का भी वही मुद्दा है। मराठा समाजाचा विषय असो, तुमचं रिव्ह्यू पिटिशन हे जोपर्यंत घटना दुरुस्ती होत नाही, जब तक संवैधानिक बदलाव नहीं होगा तब तक राज्यों का अधिकार देकर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी हो, मराठा हो, दूसरे समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। तुम्ही हा निर्णय घ्या,
तुम्ही हा निर्णय घ्या जेणेकरून मराठा समाजाला तुम्ही न्याय देऊ शकाल. त्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर ती काय प्रक्रिया पण ती घटना दुरुस्ती करायची. जसं EWS मध्ये आपण घटना दुरुस्ती केली किंवा मग घटना दुरुस्ती करायची बाब असो किंवा बाकी जे काही कायदेशीर मार्ग असतील त्या बाबतीमध्ये मराठा समाज असो किंवा ओबीसीच्या बाबतीमध्ये दोघांच्या बाबतीमध्ये तुम्ही सकारात्मक भूमिका घ्या आणि त्यातून तुमच्याकडे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों के आरक्षण के संदर्भ में एक सकारात्मक भूमिका लीजिए. आम्हाला अधिकार मिळणं आम्हाला अर्ध होईल परंतु आम्हाला देत असताना मात्र इतर ज्या अटी आहेत त्या सुद्धा शिथिल झाल्या तर उपयोग होईल. वरनं उपयोग होणार नाही हा त्याचा महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि तुमच्याकडे जो पण अधिकार आहे तो पण हा विषय जनमानसामध्ये प्रक्षोभ वाढत चाललेला आहे सगळ्या प्रश्नामुळे आणि त्यामुळे हा प्रक्षोभ वाढू नये या दृष्टिकोनातून ये प्रश्न ज्यादा ना बढ़े इसको लेकर हमने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया. सर्वांनी मिळून सभागृहामध्ये बिनशर्त पाठिंबा या मुद्द्याला आम्ही दिलेलाच आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी हा प्रश्न मार्गी लावावा अशा प्रकारची विनंती आम्ही केंद्राने जोपर्यंत त्यांच्याकडे अधिकार आहेत सुप्रीम कोर्टाने दिल्यामुळे तोपर्यंत आपण निर्णय घ्यावा. या दिवशी अधिकार आमच्याकडे आणि दुसरी पत्र पाहावा. आता अशोकरावांनी आता मुख्यमंत्र्यांनी एकूण जे 12 मुद्दे सांगितले ते आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली प्राईम मिनिस्टर साहेबांना भेटलो. हमने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मुलाकात की. आम्हाला 11ला वेळ दिली होती. जवळपास 12:30 पर्यंत 1.5 तास या विषयाच्या संदर्भामध्ये चर्चा झाली. इन सारे मुद्दों को लेकर 1.5 घंटे के आसपास हमारी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और चर्चा हुई. मुद्दा होता तो ओबीसींना इतर मागासवर्गीयांना पंचायत राज्य संस्थेतील निवडणुकीतलं राजकीय आरक्षण होतं. ओबीसी के आरक्षण को लेकर दूसरा प्रमुख मुद्दा था क्योंकि राजनीतिक तौर पर कई जगहों पर ओबीसी के आरक्षण को झटका लगा है. महानगरपालिका ह्याच्यामध्ये 56,000 जागांच्या महानगर पालिका और दूसरी जगहों पर कुल मिलाकर करीब 56,000 ओबीसी के जीते हुए प्रतिनिधियों को इसका सरकारला मिळाली तर त्या आरक्षणाचा अहवाल करता येईल. आणि ह्याच्यामध्ये निकालपत्रात SC, ST, OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा 50% निश्चित केलेली आहे. त्यामुळे SC, ST बहुत जिल्ह्यामध्ये OBC प्रवर्गाला और OBC की कुल मिला के जो मर्यादा 50% तय की है तर SC, ST, OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादित 50%ची तरतूद शिथिल करण्याच्या बद्दलची मागणी ओबीसी, SC, ST और दूसरे समाज को लेकर जो 50% की मर्यादा है राजनीति में उसको तुरंत शिथिल करने को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है की SC, ST आणि OBC आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनल करण्यासाठी घटनेमध्ये दुरुस्त करावी आणि हा प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए संवैधानिक संशोधन होना जरूरी है. जनगणना करावी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा. ओबीसी की जनगणना कराएं. पदोन्नतीच्या आरक्षणाच्या बद्दल सुप्रीम कोर्टाने आणि पदोन्नती के आरक्षण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आता तिथं मॅटर चालू आहे. त्यांनी काही निकाल दिलेले त्याच्यामुळं हा प्रश्न कहा है और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकसारखं सर्वकष धोरण सभी देश के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए. लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी. मेट्रो सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार सबकी तरफ से एक विनती करे. राज्यांना जीएसटी काउंसिलमध्ये पण अनेकदा आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला. राज्य का जीएसटी काउंसिल में भी कई बार मुद्दा उठाया गया है. महाराष्ट्राला 24,306 कोटी रुपये जीएसटी भरपाई पोटी मिळणे बाकी आहे. महाराष्ट्र में 24,000 से ज्यादा जीएसटी की केंद्र सरकार से भरपाई बाकी है. हे पैसे जर लवकरात लवकर मिळाले, अगर ये पैसे जल्दी से जल्दी मिले तो निश्चितपणे सर्व राज्यांना
उपयोग होणार आहे. महाराष्ट्राची रक्कम 24,307 कोटी. पीक सभी जगहों पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो पाएगा. बीड मॉडेल आपल्या राज्यामध्ये जे गेल्या वर्षी राबवलं गेलं ते खूप फसल बीमा योजना का बीड मॉडल पूरे महाराष्ट्र में अप्लाई किया गया. सगळ्यांनी मागणी केलेली की बीड मॉडेल फक्त बीड पुरतं मर्यादित न ठेवता ते सगळ्या राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांना लागू करावं. बीड मॉडल सिर्फ बीड तक न लागू करते हुए सभी राज्यों के सभी जिलों में लागू किया जाए. कृषी मंत्रालयामध्ये दिलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये हे मॉडेल जर आपण केलं तर त्याचा खूप चांगल्या प्रकारचा परिणाम होणार आहे. शेतकरी पण समाधानी होणार आहे. अगर ये मॉडल अप्लाई किया तो सभी किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा. MIDC न 250 एकर जागा निश्चित करून ठेवलेली आहे. ते बल्क पाट लवकरात लवकर महाराष्ट्रासाठी मंजूर करावं. 1,000 कोटी रुपयाचं अर्थसहाय्य देखील त्याकरता द्यावं. हा पार्क सुरू झाला तर औषध निर्मितीस महाराष्ट्र सरकार को 1,000 रुपए की आधी 1,000 करोड़ की आर्थिक मदत दे. प्रोत्साहन देखील जाहीर केलेले आहेत. त्याच्यात केंद्राची पण सहकार्य जर राहिलं तर आणखी ते चांगलं होईल. नैसर्गिक आपत्ती जे NDRF आणि SDRF ह्याचे निकष 2015 साली केले. NDRF और SDRF का जो फॉर्मूला तय किया गया वो 2015 में तय किया गया. चक्रीवादळ आलं त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी NDRF आणि SDRFच्या पेक्षा 3.5 पट जास्त शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आणि चक्रीवादळ जो आया उसमें लोगों को मदद देने के लिए NDRF के जो निष्कर्ष थे उससे 3.5 गुना ज्यादा पैसा देने का फैसला मुख्यमंत्री ने किया. ते बदलण्याची नितांत गरज आहे आणि केंद्राने याचा विचार करून और अब त्याच्यामध्ये मार्ग काढावा. तो NDRF और SDRF का जो 4 वेळेला निष्कर्ष है उसको बदलने की जरूरत है. चक्रीवादळ वारंवार येत असल्यामुळं सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, मुंबई हा जो काही समुद्र किनारा आहे या समुद्र किनाऱ्याला काही गोष्टी अशा केल्या पाहिजेत की ज्या परमनंट झाल्या पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्याबद्दलची बैठक घेतली आणि त्याच्यात अंडरग्राऊंड केबल विद्युत वाहिनी मुंबई, ते टाकायला ठाणे, सांगितलं. स्थलांतरित रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ इन जगहों पर हमेशा सक्रिय किनारा चक्रवात आ रहा है और ऐसे में सुविधा द्यायची गरज आहे. वहाँ पर कुछ ऐसी स्थित चीजें करने की जरूरत है जिससे नुकसान ना हो पैसे आणि और काही उसको लेकर हे कायमचं दुखणं दूर करण्याच्या करता गेले अनेक वर्षाचा अनुभव लक्षात घेऊन काय केलं पाहिजे त्याचा अतिशय चांगल्या प्रकारचा आराखडा आम्ही तयार केलेला आहे आणि तशा पिछले कई सालों के अनुभव से हमने एक 5,000 कोटी रुपयाची रोड मैप तैयार किया है. तसंच 14व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळण्याच्या करता जो शहरी भागाकरता असतो त्याच्यामध्ये 2018-19 आणि 19-20 परफॉर्मन्स ग्रँट कामगिरी अनुदानित त्याला म्हणतात. त्याच्याबद्दलचं संपूर्ण महाराष्ट्राला 14व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी शहरी स्थानिकच्या करताचा आहे. तो 1,444 कोटी 84 लाख रुपये अनुदान तातडीने मंजूर करावं. आपण तशा वित्त मंत्रालयाला सूचना द्याव्या असं मुख्यमंत्री महोदयांनी आणि हे केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे सगळं प्रस्ताव आमचे आलेले आहेत. युटिलायझेशन सर्टिफिकेट पण आम्ही भारत सरकारकडे पाठवलेला आहे. तो एक मुद्दा होता. त्याच्यानंतर 14व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळण्याबाबत हे पंचायत राजचं मगाशी सांगितलं ते शहराचं हे ग्रामीणचं याच्याकरता केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाने महाराष्ट्रास 2016-17 जो केंद्र से आने वाला पैसा है जो अभी रुका हुआ है ग्रामीण विकास को लेकर हो या शहरी विकास को लेकर है उसको जल्दी से जल्दी वापस देने को लेकर हमने रिक्वेस्ट की. 78 कोटी 91 लाख 2019-20 साठी 496 कोटी 15 लाख. तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के 3 मुख्य नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जो अब PWD मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनकी 1.5 घंटे की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ. नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं. यहां पर हर कोई अपने अपने एजेंडा को भिड़ाता हुआ दिख रहा है और सबसे बड़ी बात अब आरक्षण को लेकर है. इस पर क्या तवज्जो नहीं कि कोविड के बाद कैसे महाराष्ट्र को फिर से उन्नति के पथ पर वापस लाया जाएगा. देश का वन ऑफ सबसे सबल राज्यों में से एक है
जो कि देश की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो क्या ये जो 10 पॉइंट विषय थे उसमें ये तो कहीं लिखा ही नहीं गया, कहीं पर इसकी बात नहीं हुई? वैक्सीनेशन के दर को कैसे बढ़ाया जाएगा और कैसे पूरा किया जाएगा, क्या इस पर चर्चा नहीं हुई? लग रहा है इनका मुद्दा सिर्फ आरक्षण ही है। नीरज, आरक्षण मुख्य मुद्दा था आनंद, बिल्कुल मराठा आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था आनंद। और इस वक्त भी ब्रीफिंग चल ही रही है, अभी वो लगातार मराठी मीडिया के पत्रकारों को संबोधित कर रहे, हिंदी में उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है, लेकिन कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर उन्होंने बात रखी है। अब मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। जो आपने सवाल खड़ा किया कि क्या राज्य में वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री से इन्होंने कोई मांग रखी है कि नहीं, वो मीडिया के सवालों में ज़रूर आएगा। और इस बारे में पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र, जो कि एक वक्त में एपिसेंटर था कोरोना वायरस को लेकर, उस राज्य में किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी आने वाले वक्त में, ताकि लोगों का वैक्सीनेशन हो और कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाएंगे पीछे में, अभी मीडिया को संबोधित कर रहे 1.5 घंटे की बैठक के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खास बात का ध्यान रखा गया। आनंद, आपको बता दें कि तीनों पार्टियों के नेता, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने इस बात का ध्यान रखा है कि तीनों पार्टियों के नेताओं को बोलने का मौका दिया जाए। खुद उद्धव ठाकरे शिवसेना से हैं, अशोक चौहान कांग्रेस से और अजीत पवार एनसीपी से। तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को संतुलित तरीके से यहाँ रखने की कोशिश की गई है और सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। सवाल पूछने की जी आनंद, अभी वो जी नीरज, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि होड़ में है कांग्रेस और एनसीपी की। सबसे ज्यादा सवाल जवाब कौन करेगा, कौन इस नैरेटिव को ड्राइव करेगा? और तीनों पार्टियों के नेताओं के बीच में भी एक होड़ दिख रही है। भले ही उद्धव ठाकरे पहले बोले, लेकिन वो सबसे कम बोले हैं, और उसके बाद अशोक चौहान और अजीत पवार, ये सब दिख रहा है कि कौन किस विषय पर क्या बात कर रहे हैं। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। मतलब अगर 837 से देखें और जो तीसरा टेंडर आया, इसमें 60% की बढ़ोतरी हो गई। ये जनता का रुपया था, आपदा का समय था, मरहम लगाना था, दुख बांटना था जनता का। लेकिन कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार पहले वसूली करती है, फिर भ्रष्टाचार करती है। तो आज हमने देखा किस तरह से पहले तो दामों में बढ़ोतरी हुई, और ये बढ़ोतरी इसलिए ही हुई क्योंकि कांग्रेस फिर से वसूली करना चाहती थी, भ्रष्टाचार करना चाहती थी। हमारा दूसरा सवाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपने तो चुप्पी साधी हुई है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आप तो देश की जनता को जवाब जरूर देंगे। ये जो दूसरा और तीसरा टेंडर हुआ, तो आप सबको ज्ञात होगा कि एक मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस होता है। यह मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस अनिवार्य होता है कि कोई भी अगर कोई भी मेडिसिन, कोई भी मेडिकल रिलेटेड वस्तु सरकार को देगा तो उसके पास होना ही चाहिए, मैंडेटरी। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड टेंडर लाया गया, बड़े ही निकट रहे होंगे गांधी परिवार के कि इनके पास मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस नहीं था। उसके बावजूद आनन फानन में बड़े दामों पे बिना पारदर्शिता रखे ये सरकारी टेंडर फतेह किट्स का इस कंपनी को दे दिया। तो सोनिया गांधी जी, आपसे यह सवाल है कि ये जो मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस जरूरी है, जो भारत का कानून कहता है, इसकी अनदेखी क्यों की गई? इसका वेवर क्यों दिया गया? और तीसरी बात, यह सवाल भी आप सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, आप सुन रहे होंगे, आपसे भी पूछ रही है जनता। पहले टेंडर में जिस कंपनी को चुना गया, तो जानकारी यह है कि 6 महीने की वैलिडिटी थी। तो आप ये बताइए सोनिया गांधी जी, जब 6 महीने की वैलिडिटी थी, तो ये दूसरा टेंडर और तीसरा टेंडर नई कंपनी को क्यों दिया गया? ये भ्रष्टाचार के तार जो हैं, ये गांधी परिवार से जुड़े हैं क्या?
शर्म आती है कि इस रफ्तार से आपदा के समय में कांग्रेस पार्टी घोटाले कर रही है। इनको कोई सुध नहीं है जनता की। केंद्र सरकार से सरकारी कोटे में जो 400 रुपए का वैक्सीन लेती है, वो निजी अस्पतालों को 1000 से 1100 रुपए में दे रही थी और आम जनता तक ये 1500 से 2000 रुपए तक का पहुंच रहा था। पहले मुनाफाखोरी, अब घोटाला। लेकिन सोनिया गांधी चुप रहेंगी, राहुल गांधी चुप रहेंगे। ऐसा क्यों है? आज भारत का हर नागरिक और खासकर पंजाबी समुदाय बहुत आहत है। अपनी मेहनत और कर्मठता के लिए जाने जाना वाला उस समाज के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये इनका BMW मॉडल है। BMW, B से भ्रष्टाचार, M से मुनाफाखोरी और W से वेस्टेज, जो हमने राजस्थान में भी देखी। 11.5 वैक्सीन के जो डोजेस थे वो बर्बाद किए गए, जमीन में गाड़ दिए गए। आज देश की जनता ये कह रही है, ये तो ईश्वर का शुक्र है कि ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं देश का। लाखों लाखों करोड़ की सामग्री, वैक्सीनेशन, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बेड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं बिना किसी भेदभाव के सारे प्रदेशों को। और जहां जहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम संदेश में किया। लेकिन जो विपक्षी दल अब तक लगातार केंद्र से मुफ्त वैक्सीन देने की मांग कर रहे थे और इसी मांग को लेकर लगातार केंद्र पर हमला बोल रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला भी रास नहीं आ रहा। अब वो इस फैसले में अपनी कमियां और भी कमियां खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विपक्षी दल इसे सुप्रीम कोर्ट का दबाव का फैसला बता रहे हैं, तो कुछ राज्यों का दबाव बता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने संदेश में साफ साफ कहा कि देश हित और जनता के स्वास्थ्य उनके लिए और उनकी सरकार की प्राथमिकता है। तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मुफ्त वैक्सीन के ऐलान के तुरंत बाद विपक्ष सियासी मैदान में कूद गया और दावा किया कि गैर बीजेपी राज्य सरकारें तो पहले ही मुफ्त वैक्सीनेशन और मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रही थी। इतना ही नहीं, विपक्ष ने तो इसे कोर्ट के दबाव में लिया गया फैसला करार दे दिया। सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से वैक्सीनेशन शुरू किए और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लोगों ने भी कहा, तब जाके केंद्र सरकार की नींद खुली है और अब जाके फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जिस तरह से राज्यों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, राज्य लगातार कह रहे थे कि पैसे ले लो, वैक्सीन दे दो, दे नहीं पाए। और सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया कि आपने 35,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में पार्लियामेंट से मंजूरी ली, तो पैसे कितने खर्च हुए? लेकिन टीके को लेके हर दिन नई नीति, हर दिन नीतियों में बदलाव,
हमें लगता है इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती जो भी निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। मोदी जी ने समझा कि मोदी जी को खिलाफ बहुत चर्चा हो रहा है, वैक्सीन पॉलिसी मोदी जी का पूरा नाकाम था, लोग नाराज हो रहे थे, तो मोदी अपना पोजीशन रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं, करना ही चाहिए, कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव को मुकाबला करने के लिए पॉलिसी लिया। और अब पीआईबी इंडिया की साइट में उन्होंने नए गाइडलाइंस को विस्तार से लिखा भी है। कहा गया है कि वैक्सीन को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया 21 जून से जो शुरू होगी उसमें साफ ये लिखा है कि पॉपुलेशन, डिजीज बर्डन और प्रोग्रेस ऑफ वैक्सीनेशन यानी वैक्सीनेशन की दर के तहत राज्य सरकारों को अब वैक्सीन मुहैया की जाएगी। गौरतलब है कि 16 जनवरी 2021 में जिस तरह से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सेंटर ने, केंद्र सरकार ने शुरू की थी, अब लौटकर हम वहीं पहुंचे हैं वापस। जो 60 वर्ष की आयु के ऊपर और हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसी प्रक्रिया पर वापस लौट के आए हैं। और विपक्षी पार्टियां कह रही है कि हमने तो हमेशा यही मांग की थी, पर जब जिस प्रक्रिया पर आप शुरू से थे उससे फिर अलग कैसे हुए और फिर वापस घूमकर वहीं पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कल अपने देश को दिए गए संबोधन में इसी बात पर भी कहा कि सारी विपक्षी पार्टियां चाहती थी, राज्य सरकारें चाहती थी कि हमें मौका दीजिए कि हम खुद वैक्सीन खरीद लें, हमें अवसर दीजिए कि हम हमारा जो कमिटमेंट है उसको अपने तरीके से पूरा करें, पर वो नहीं हो पाया। अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण सिंह दिल्ली से और अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अरुण, आज जो है केंद्र सरकार के कई मंत्री राहुल गांधी की कई सारी चिट्ठियों का और कांग्रेस के लीडर्स के कई सारे बयानों का हवाला दे रहे हैं, जिन्होंने अप्रैल में तो ये कहा कि राज्य सरकारों को आप एम्पावर कीजिए, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकारों को खरीद फरोख्त, वैक्सीन के खरीद की, फरोख्त की और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की आप उनको आज़ादी दीजिए। और फिर मई में कहा ये कैसा है, सेंटर तो अपना पल्ला झाड़ रही है, वैक्सीनेशन तो पूरा सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। देखिए, कई राज्य जब वैक्सीन की कमी होने लगी तो उनको ऐसा लगा कि जनता कहीं उनके खिलाफ न हो जाए, और इसलिए उन्होंने केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लिए कहना शुरू कर दिया कि भाई हमें जितनी वैक्सीन मिल रही है हम उतना लगा रहे हैं, केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, वैक्सीन भी नहीं दे रही है और हमें अलग से खरीदने का मौका भी नहीं दे रही है, अनुमति भी नहीं दे रही है। तो उससे जनता की नाराजगी से बचने के लिए उस वक्त उन्होंने आरोप लगा दिया। अब जब सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कि हम ही पूरी वैक्सीन खरीद के आपको देंगे, तो अब कह रहे हैं कि पॉलिसी बदल रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं। ये देखिए, स्टेट जो होते हैं वो कई बार, आप देखिए बिहार के चुनाव में घोषणा कर दी थी, बीजेपी ने भी कहा था कि हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे। उस समय उनको थोड़ा पता था कि हमको केंद्र से कितनी वैक्सीन मिलेगी नहीं मिलेगी। उन्होंने यही कहा था कि हमारी राज्य सरकार सबको लगाएगी फ्री वैक्सीन, यानी राज्य सरकार अपने कोटे से, हो सकता है जब अनुमति मिले तो हम खरीद के लगाएंगे लोगों को। बहुत सारे ऐसी सरकारें हैं जो खुद भी चाहती थी, शुरुआत में आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस रूल स्टेट हो चाहे कई और सरकारें भी हैं, वो चाहती थी कि उनको अनुमति मिल जाए, अगर केंद्र सरकार सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो हम खुद खरीद के अपने लोगों को लगा देंगे, और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। अगर राज्य लगा सकता है, केंद्र लगा सकता है, सबसे जो प्राथमिकता होनी चाहिए कि टीका हर व्यक्ति तक पहुंचे। अब वो आप राज्य सरकार के पैसे से लग रहा है कि केंद्र सरकार के पैसे से लग रहा है कि मुफ्त लग रहा है, ये सब बातें दूसरे दौर की हैं। पहले दौर की बात यह है कि वैक्सीनेशन सबका हो जाए, देश में जितने लोग हैं। सियासत की जहां तक बात है आनंद, निश्चित रूप से हर वक्त सियासत होती है और हर चीज को सियासत से जोड़ दिया जाता है। देखिए, अभी तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। चुनाव तो एक ऐसी प्रक्रिया इस देश में हर तीसरे महीने के बाद शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं कभी 4 राज्यों में चुनाव है, कभी 6 राज्यों में चुनाव है। तो इस चुनाव को देखते हुए क्या ये फैसला लिया गया है? अगर चुनाव की बात है तो 24 फरवरी 2021 को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी और यह कहा कि बंगाल को अनुमति दीजिए कि वो खुद वैक्सीन खरीद ले, ताकि, क्योंकि हमने वादा किया है फ्री वैक्सीनेशन का, हम वैक्सीन खरीदना चाहते हैं। चुनाव खत्म हो गए तो मई में आपने चिट्ठी लिखी कि केंद्र सरकार को हमें वैक्सीन मुफ्त में देनी चाहिए, क्योंकि हम वैक्सीन नहीं खरीद सकते, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई जाया नहीं है, कि जरिया नहीं है कि हम वैक्सीन खरीदें, ना ही हमारे पास फंड्स हैं, सेंटर की जिम्मेदारी है। तो चुनाव खत्म हुआ है तो आपने अपना सुर बदल लिया। तो चुनावी जुमला किसका था फिर? चुनाव की प्रक्रिया तो हर जगह होती है, लेकिन विपक्ष को जानने की बात है। अमिताभ हमारे साथ हैं और अजीत सिंह भी हमारे साथ हैं। अमिताभ, सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर शशि थरूर को ले लीजिए। पहले उन्होंने ये लिखा कि भारत को शर्म करनी चाहिए कि भारतवासियों को टीका लगाने की जगह आप दुनिया के 90 देशों में वैक्सीन बांट रहे हैं। 6.9 करोड़ डोसेज आपने क्यों बांटे? 6 करोड़ 90 लाख डोसेज जो है आपने क्यों बांटे? फिर उसके बाद जब सौम्या स्वामीनाथन ने मई में कहा कि क्योंकि भारत ने एक्सपोर्ट पर इसके निर्यात पर बैन लगा दिया है,
तो 91 देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थम गई है। तो वही शशि थरूर थे जिन्होंने घूम के कहा कि भारत को शर्म करनी चाहिए कि आप 91 देशों को आपने, वहां के लोगों को आपने त्रस्त कर दिया है, वहां पर आप वैक्सीन नहीं भेज रहे। तो ये दोगुली राजनीति किसकी हुई? पहले आपने कहा, जब सेंटर ने कहा हम कंट्रोल करते हैं, हम आपको वैक्सीन देते हैं, तब आपने कहा नहीं नहीं हमें अधिकार चाहिए। जब आपको अधिकार दिया गया, बोले आपने पल्ला झाड़ लिया, आप वापस अधिकार ले लीजिए। आनंद, यही समस्या है जो कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश के में पूरे देश के सामने रखी थी कि केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया सबसे बात करके लिया। मुख्यमंत्रियों से बात की, तमाम संसदीय दल के नेताओं से बात की, टीकाकरण में सबसे पहले हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर हेल्थ वर्कर्स, उस हिसाब से एक साइंटिफिक तरीके से ये तय किया कि किसको पहले टीका मिलेगा, किसको बाद में टीका मिलेगा। और तमाम दलों ने, सांसदों ने, मुख्यमंत्रियों ने सब हामी भरी थी, तब केंद्र सरकार उस पे आगे बढ़ी थी। और इसी कारण से हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को टीका मिला, इसलिए कोरोना की दूसरी लहर में हम काफ़ी बड़ी संख्या में जाने बचाने में भी कामयाब रहे। हाँ, हर घर ने अपना परिजन खोया, हर कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जहां जिन्होंने अपनों को ना खोया हो, लेकिन इन हेल्थ वर्करों ने भी अपनी जान पर खेलकर अगर लोगों की जानें बचाई हैं, तो इस टीकाकरण का ही असर था कि वो लोग बेखौफ होकर उन मरीजों के बीच जा सके। लेकिन इस बीच जो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी आरोप लगाया कि जो लोग बात लेकर यू टर्न ले रहे थे, किसी ने कभी कहा यूनिवर्सल पूरे देश में एक साथ टीकाकरण हो, उम्र की सीमा खत्म कर दी जाए, उसके थोड़े दिन के बाद पलटकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टीकाकरण करे। किसी ने कहा कि उम्र की सीमा 25 वर्ष तक निर्धारित कर दी जाए, फिर उसको पलटकर कहा कि केंद्र सरकार दवा खरीदे। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान ऐलान कर दिया कि वो पूरे बंगाल की जनता को कोरोना का फ्री टीकाकरण करेंगी, जबकि वो जानती थी कि पूरे अभी दवा की सप्लाई की स्थिति क्या है। तो इसी यू टर्न की चिंता जो है और विपक्ष के तमाम आरोप जो हैं, उसको लेकर ही जो केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अफवाहें फैली, उसको लेकर मिथ फैला, उसको लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ी। इसलिए शुरुआती दौर में जो 16 जनवरी को एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की गई थी टीकाकरण के, उसमें अगर शुरुआत में थोड़ी धीमी रही है तो इसी विपक्ष कांग्रेस शासित प्रदेशों में आप देखिए वैक्सीनेशन 400 रुपए में सेंटर से लेकर आप 1500 रुपए में लगवा रहे हैं। बीएमसी मुंबई में 1500 रुपए में वैक्सीन लगवा रही है, 1500 रुपए चार्ज कर रही है। बीएमसी कह रही है हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन 1500 रुपए में वैक्सीन लगवा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के देश भर में मुफ्त वैक्सीन के ऐलान के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और सवाल उठाया कि अगर देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन हो रहा है तो निजी अस्पताल क्यों वैक्सीन की कीमत लेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र के जरिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का विरोध किया था और राज्यों को जिम्मेदारी देने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने ही सबसे पहले केंद्र के जरिए मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग की थी। अब मुफ्त वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक साधारण सवाल, अगर सभी के लिए वैक्सीन मुफ्त है तो निजी अस्पताल वैक्सीनेशन की कीमत क्यों वसूलेंगे। अब राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता के हर अच्छे फैसले पर सवाल उठाने की आदत बन गई है। डर्टी डिंग डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से अफवाहें फैलाओ, किस तरह से जो है वो भ्रम फैलाओ, इसके काम में लगा हुआ है। आज जो है वो देश खुश है। आप पहले यही क्वेश्चन होता है कि सब फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है, अब हो गया तो कह रहे क्यों हो रहा है। तो ये कब क्यों कहा कि कहानी बंद होनी चाहिए। अब इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी बार बार पूछते रहे कि अगर सभी के लिए वैक्सीन मुफ्त है तो निजी अस्पताल उनके पैसे क्यों ले। क्या वे प्रस्ताव के वास्तव में पंजाब में अपनी ही पार्टी की सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। अरुण सिंह हमारे साथ है। अरुण, सीधी सी बात है कि क्या सिर्फ मोदी विरोध ही एक एजेंडा है? कोई विपक्ष कांग्रेस के अंदर ही देखिए, पी चिदम्बरम एक बात कह रहे थे, आनंद शर्मा दूसरी बात कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या सवाल पूछ रहे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रेट अलग है, प्राइवेट हॉस्पिटल को डायरेक्ट सोर्स का सप्लायर से सोर्स करना है। सरकार जो है सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीनेशन दे रही है। क्या इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही, या फिर उनको सिर्फ राजनीति ही करनी है? क्योंकि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो की दर जो कम है वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में कम है। मृत्यु दर का परसेंटेज देखा जाए तो भी कांग्रेस शासित देशों में ज्यादा, प्रदेशों में ज्यादा है। ये किस प्रकार की राजनीति है? देखिए आनंद, विपक्ष कई बार
कई बार जो सीमा होती है उसके पार जाकर के सरकार के उन फैसलों का भी विरोध करता है जो कई बार लोगों की नज़र में या ज़्यादातर लोगों की नज़र में जनता के हित के लिए होते हैं। और विपक्ष के लिए देखिए, आप जैसे तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यूपी का चुनाव है और इसलिए वैक्सीन सबको फ्री देने की बात प्रधानमंत्री ने कही है। कई बार सरकार की मंशा नहीं होती है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है, ऐसा राजनीति करता है उस पर। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टीका देने की बात है, बहुत ऐसे लोग हैं इस देश में जो सक्षम हैं, जो 1500 रुपया दे करके लगवा सकते टीका। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर वो लाइन में लग करके सरकारी अस्पताल में फ्री में टीका लगवाना चाहता है तो वो लगवा सकता है। लेकिन जो लोग लाखों के बिल भरते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिनको भीड़ में नहीं आना है, जिनको लाइन में नहीं लगना है, जिनको तुरंत टीका चाहिए, जिनको वेट नहीं करना है, जिनको स्लॉट नहीं बुक करना है, बहुत ऐसे लोग हैं जो 1500 रुपया देकर के, और अब तो कई ऐसे मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी कह रहे हैं कि हम पैसे देकर के टीका लगवाएंगे। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स 25% जो खेप है सप्लाई वो करा सकते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग अगर अपने फ्री वैक्सीन को गिव अप करके पैसा दे सकते हैं, या अपने जो घर पे या अपने फैक्ट्रीज के अंदर जो काम करते हैं कर्मचारी हैं उनकी वैक्सीनेशन वो करा सकते हैं, तो क्यों ना कराएं। लेकिन उसका भी रेट फिक्स हो गया है, उस पर भी आप सर्विस चार्ज भी की दर भी आप फिक्स हो गई, 150 रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकते आप। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाकर और उसके बारे में लोगों में भ्रम पैदा कर पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भटकाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन की विश्वसनीयता और बंटवारे पर भी सवाल उठाए गए, जबकि सभी दल जानते थे कि एक वैज्ञानिक तरीके से वैक्सीनेशन की प्राथमिकताएं तय की गई थी। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक वो तमाम नेता जो पूरे देश के वैक्सीनेशन की मांग कर रहे थे, उन्होंने ही कोरोना के टीके पर सवाल उठाए और गलत अफवाहें भी फैलाई। यही कारण है कि शुरुआत के दौर में जनता के बीच वैक्सीनेशन को लेकर झिझक भी खड़ी हुई थी। अजीत सिंह हमारे साथ हैं और इसी झिझक को हवा देने वाले में से एक समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी थे। कोरोना वैक्सीन का विरोध करने वाले अखिलेश यादव ने अब वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव पहले कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताते थे, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया है। हालांकि उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि अब देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान होते ही ये भारत सरकार का टीका हो गया है। अखिलेश यादव ने वैक्सीनेशन लगवाने का ऐलान करते हुए ट्वीट किया और लिखा, हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं। हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बीजेपी की वैक्सीन थी कहां अजीत? कभी भी बीजेपी की तो कोई वैक्सीन थी नहीं, देश के वैज्ञानिकों की वैक्सीन थी और है। देखिए, बिल्कुल आनंद, जो अखिलेश यादव लगातार चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो या किसी और बैठकों की बात हो, हमेशा वो यही आरोप लगाते रहे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और जब हमारी सरकार आएगी तो तब मैं टीका लगवाऊंगा और पूरे उत्तर प्रदेश को फ्री में वैक्सीन लगवाऊंगा। लगातार वो सवाल खड़े करते रहे। लेकिन जब कल मुलायम सिंह यादव ने वेदांता में वैक्सीन लगवाई और लगवाकर उन्होंने एक मैसेज दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके कहा कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, भारत सरकार का टीका है, हम उसे लगवाएंगे। जैसे ही उनका ट्वीट आया, बीजेपी सरकार के मंत्री हमला हो गए अखिलेश यादव के खिलाफ। जो सरकार के मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह आनंद, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा की, जिससे बहुत सारे लोगों ने टीका नहीं लगवाया या टीका लगवाने से मना किया। यही बात मोहसिन रजा, जो सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने टीका लगवाकर यह मैसेज दे दिया कि शायद अब 2022 में उनकी सरकार नहीं आने वाली है, लिहाजा उन्हें टीका लगवाना चाहिए। तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया और अखिलेश यादव निश्चित तौर पर एक बार बैकफुट पर आए और उन्होंने ट्वीट करके टीका खुद लगवाने की बात की और लोगों से भी कहा कि वो भी टीका लगवाएं। तो ये जो दौर है, बीजेपी ने तुरंत अटैक करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या जो और पार्टी के नेता है जिन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा की, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। आनंद जी, और इससे पहले अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया था और इसको बीजेपी की वैक्सीन करार दिया था। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो पिता ने ही पुत्र को सबक सिखा दिया अजीत। तो अभी कहां उनकी सरकार आई है? उस वक्त भी सरकार की ही वैक्सीनेशन ड्राइव थी, आज भी सरकार की ही वैक्सीनेशन ड्राइव है। देखिए, बिल्कुल आनंद, मुलायम सिंह यादव ने, जिन्हें कहा जाता है कि वो नेता है, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाकर कहीं ना कहीं मैसेज ये क्लियर कर दिया
कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, या जो लगातार अखिलेश यादव कहते रहे कि बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, वैज्ञानिकों तक की तारीफ करने से गुरेज करते थे। तो मुलायम सिंह यादव ने यह मैसेज दे दिया, जिसके बाद मजबूरन अखिलेश यादव को ट्वीट करना पड़ा और कहना पड़ा कि वो टीका लगवाएंगे। हालांकि वो बैकफुट पर आए और उन्होंने कहा कि अब भारत सरकार का टीका लिया जाए, हम भी लगवाएंगे और लोग भी लगवाएं। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव जो पहले बोलते थे और आज जो उन्होंने बोला, सबसे बड़ी बात है ये भारत सरकार का भी टीका नहीं है। भारत सरकार ये टीका खरीद रही है, ये देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया, देश के वैक्सीन निर्माताओं द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, कोरोना के खिलाफ की वैक्सीन है। तो इसको जरा समझने की जरूरत है देश के नेताओं को, और ये बताने की जरूरत है कि हर किसी को ये टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि यही संजीवनी है। अमिताभ, अरुण और अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा में आज बस इतना ही। आगे की खबरें